ये तो हम सब जानते हैं कि स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है, लेकिन जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं या मून पे जाते हैं तो एक दूसरे तक अपने मैसेजेस को कैसे ट्रांसफर करते हैं। हमेशा छोटे बच्चों को एडवाइस दी जाती है कि अपने ईयर में कोई भी शार्प चीज ना डालें, इससे कान का पर्दा फट सकता है और वो बहरे हो सकते हैं। क्या कोई भी सिंगर अपने गाने की आवाज से कांच तोड़ सकता है? जैसे पहले जमाने में सिंगर्स अपनी आवाज से दिए जला दिया करते थे। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियों में लगे होंगे। साइंस की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है साउंड, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं और आगे भी यहां से क्वेश्चंस आएंगे। तो देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक साउंड, और इससे रिलेटेड सभी टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और कहां से पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साउंड चैप्टर के बारे में पढ़ते हुए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साउंड यानी ध्वनि क्या होती है। अब देखिए, जो साउंड होती है वो क्या होती है? साउंड प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड यानी साउंड एनर्जी वो हमारी बॉडी में सुनने की सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, यानी कि सुनने की अनुभूति वो है प्रोड्यूस करती है। अब हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और उन 5 में से हमारे ईयर उस साउंड एनर्जी को रिसीव करते हैं और हमें सुनने में हेल्प करते हैं। अब हमें ये पता है कि जो साउंड होती है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, यानी कि साउंड एनर्जी होती है। जो एनर्जी होती है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब ये वेव्स क्या होती है, ये तरंगे क्या होती हैं, किस प्रकार से काम करती, कितने टाइप की वेव्स होती है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते, फिर हम साउंड एनर्जी पे आएंगे। क्योंकि जो साउंड एनर्जी है वो भी वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो सबसे पहले देखिए कि वेव यानी तरंग क्या होती है। A wave is a disturbance that transfers energy from one place to another. वेव एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी डिस्टरबेंस होती है जिसके द्वारा एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर किया जाता है बिना किसी एक्चुअल पार्टिकल मूवमेंट के। यानी कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा रहा है बिना किसी मैटर को परमानेंटली इधर से उधर किए हुए। ठीक है, तो जो वेव्स होती है वो एक प्रकार की डिस्टरबेंस होती हैं, और जो वेव्स होती हैं वो इस प्रकार से, यानी कि जैसे आपको बोर्ड पे यहाँ ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है कि इस प्रकार से वेव्स चलती हैं। ठीक है, और जो वेव्स होती हैं उनकी एक डायरेक्शन होती है जिसको डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बोला जाता है। अब वेव्स कुछ इस प्रकार से बनती हैं, और जो वेव्स होती हैं वो 2 टाइप की वेव्स होती है। ठीक है, एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। साथ के साथ यहाँ पर हिंदी मीनिंग्स दिए गए हैं ताकि हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो किस टाइप की वेव्स होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स, अब देखिए जैसे आप बचपन में खेलते थे और पानी में जब भी कोई पत्थर फेंका जाता है तो उस पत्थर के लगने की वजह से यानी एक एनर्जी क्रिएट होती है, और उस एनर्जी की वजह से जो पानी होता है वो वेव्स की फॉर्म में चारों दिशाओं में फैल जाता है। उसी वेव की हम बात कर रहे हैं जहां पर पानी कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, आपने इस तरीके का फिनोमेनन तो अपनी लाइफ में, अपने चाइल्डहुड बचपन में जरूर देखा होगा। अब एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी नेक्स्ट तक पहुंचा रहे हैं, और इस तरीके से वो जो एनर्जी है वो इस तरीके से चलती रहती है। और यहाँ पर क्या है कि देखिए जो वेव है उसकी मान लीजिए डायरेक्शन ये है। ठीक है, यानी कि जो वेव्स हैं वो इस टाइप से बाहर की तरफ आ रही हैं, ये वेव की डायरेक्शन है। और जो पार्टिकल है या फिर जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो अपनी मीन पोजीशन से अपसाइड एंड डाउनसाइड मूवमेंट करता है। इस टाइप की वेव को ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है, यानी कि जो कोई भी मटेरियल है, कोई भी पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से परपेंडिकुलरली मूवमेंट करता है, इसी को ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली मूवमेंट जब पार्टिकल्स करेंगे तो वो ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं? इसमें क्या होता है कि ऐसी वेव्स जिसमें
जो पार्टिकल्स होते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं, यानी कि आगे और पीछे मूवमेंट करते हैं। और इस टाइप की जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है कुछ इस टाइप से बनती हैं। मान लीजिए जो वेव है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि जो साउंड एनर्जी है या जो वेव है इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर जितने भी एयर के पार्टिकल्स वो किस टाइप से मूवमेंट करेंगे, वो जो एयर के पार्टिकल्स, मान लीजिए अब जैसे मैं बात कर रही हूँ तो बात करने से जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और उस एनर्जी की वजह से यहाँ पर जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर फोर्स लगेगा, यानी कि एनर्जी लग रही है और वो एक जगह पर यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए हैं। अब यहाँ पर इतने गैप में तो बहुत कम पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से एक यहाँ पर रेयरफेक्शन क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर इस स्पेस में बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठा हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कंप्रेशन इकट्ठा हो जाता है, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जब पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे पीछे मूवमेंट करते हैं तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोला जाता है। अगर पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करें तो ट्रांसवर्स, और वेव के प्रोपेगेशन के बैक एंड फोर्थ आगे और पीछे मूवमेंट करें तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बनती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, अब जैसे ये एक ट्रांसवर्स वेव है और इस डायरेक्शन में ये ट्रांसवर्स वेव जा रही है। अब जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली मूवमेंट करता है। इस परपेंडिकुलरली मूवमेंट करने की वजह से एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है। अब ये जो मीन पोजीशन है इससे ऊपर की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्रेस्ट बोला जाता है और जो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है उसको ट्रफ बोला जाता है। यानी कि ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है और ये ट्रफ है। तो ट्रांसवर्स वेव्स में तो क्रेस्ट और ट्रफ बनती हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में जब पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं वेव की उस एनर्जी के कारण, तो वहां पर उस टाइम क्या बनते हैं, कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस। कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। पानी में जब पत्थर फेंका जाता है तो ट्रांसवर्स वेव्स बनती हैं और जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है लैब्स के अंदर जिससे साउंड प्रोड्यूस करवाई जाती है और वो जो साउंड वेव्स होती हैं वो इस टाइप से लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। यहाँ आप हिंदी मीनिंग देख सकते हैं। कहां से क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, आपको पिक्चर में या फिर आपको जनरली बॉल के बताया जा सकता है कि इस टाइप से कुछ हो रहा है तो वहां पे कौन सी वेव्स बन रही होगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, साउंड क्या होती है, वेव क्या होती है, वेव की दोनों जो टाइप्स होती है वो कौन कौन सी होती है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वेव के बारे में डिस्कस करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड के बारे में। हम वेव के बारे में बात करें, ये एक हमारी वेव है और ये जो हमारी वेव है, वेव का जो है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है और यहाँ पर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी मीन पोजीशन से परपेंडिकुलरली मूवमेंट करते हैं और परपेंडिकुलरली मूवमेंट करते हैं तो अपने मीन पोजीशन से जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं या फिर कवर करते हैं उसी को उसका एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ये एक क्रेस्ट है और ये नीचे की तरफ एक ट्रफ होती है। तो क्रेस्ट का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है और ट्रफ का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है या हाइट होती है, लेंथ होती है, उसी को उसका एम्पलीट्यूड बोला जाता है। अब हमने यहाँ पर एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें यहाँ पर एक और चीज पता करनी होती है और वो होती है हमारी वेवलेंथ। किसी भी दो क्रेस्ट के बीच में, यानी कि ये हमारी दो क्रेस्ट हैं, इन क्रेस्ट के बीच में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर दो ट्रफ के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर ये जो कंप्लीट वेव बन रही है इसके बीच की जो लेंथ होती है उसको वेवलेंथ बोला जाता है और वेवलेंथ को साइंस में लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तो अब हमने एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ के बारे में स्टडी कर लिया है कि एक वेव का वेवलेंथ क्या होता है और एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो अब हम इस वेव की एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ चुके हैं, वेवलेंथ के बारे में पढ़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में किसी भी पॉइंट से कितनी वेव्स गुजर रही हैं या 1 सेकेंड में कितनी वेव्स बन रही हैं
वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव को बनने में कितना टाइम लग रहा है, वो उसका टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी हम न्यू से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है। टाइम पीरियड को टी से डिनोट किया जाता है और जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है इन वेव्स में 1/न्यू, और न्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/t, यानी कि 1 टाइम पीरियड, टाइम का हो जाएगा 1/न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाता है। इस वेव के पर्सपेक्टिव में अगर हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी, किसी भी वेव की स्पीड कितनी है, तो वहां पर भी सेम यही डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन आ जाएगा। और एक वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको वेवलेंथ बोला जाता है, जिसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, और टाइम टेकन को टी से डिनोट किया जाता है। तो हमारी स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला बन चुका है यहाँ पर v = λ/t, ये फॉर्मूला आ चुका है। इस फॉर्मूले को हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले से हमें क्या पता लग रहा है कि v किसके इक्वल है, लैम्डा मल्टीप्लाई 1/t। क्या यहाँ से हम इस 1/t के प्लेस पे न्यू राइट कर सकते हैं? बिल्कुल राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास v का एक फॉर्मूला बन जाता है, v = न्यू इंटू लैम्डा, यानी कि स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव एंड मल्टीप्लाई द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला बन जाता है। अब हम साउंड के बारे में बात कर रहे हैं कि साउंड एक एनर्जी होती है, वेव्स की फॉर्म में चलती है। हम बात कर रहे हैं साउंड के बारे में, यानी साउंड एनर्जी के बारे में। और जो साउंड होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की फॉर्म में चलती है। अब देखिए, जो साउंड होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की फॉर्म में चलती है, ये हमने पता कर लिया है। और जो साउंड होती है वो वाइब्रेशंस के द्वारा प्रोड्यूस होती है, यानी कि जब मैं बोल रही हूं तो कोई वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है मेरी वोकल कॉर्ड्स में, और उसी से साउंड प्रोड्यूस होती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो वोकल कॉर्ड्स में क्या होता है, जब अंदर से लंग्स से बाहर की तरफ हवा निकल रही है, एक्सहेलेशन हो रहा है, तो उसी एक्सहेलेशन की वजह से वोकल कॉर्ड्स में सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, और उसी की वजह से जो होता है साउंड बनती है। तो वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड बनती है। साउंड को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए, यानी कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, और इसी तरीके से साउंड स्पेस में या फिर दूसरे प्लैनेट्स पे ट्रेवल नहीं कर सकती है। लेकिन मार्स जैसे प्लैनेट पे, जहां पर जो एटमॉस्फेयर वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का बना हुआ है, वहां पर इतनी तेज आवाज सुनाई नहीं देती है, बिल्कुल बहुत ही धीमी आवाज वहां पे सुनाई देती है। लेकिन मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो हम बिल्कुल कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। लेकिन स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो उनके स्पेस सूट्स में रेडियो वेव्स जो होती है उसके द्वारा वो अपने मैसेज को एक दूसरे तक ट्रांसफर करते हैं। वैक्यूम में कोई भी साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है। और अगर हम बात करें तो सॉलिड्स के अंदर साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे कम। यानी कि अगर आपको इस तरीके का कोई रिलेशन दे दिया जाए तो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड होती है, लिक्विड्स में कम और गैसेस में तो सबसे कम होती है। वैक्यूम में तो साउंड जो होती है वो ट्रेवल कर ही नहीं सकती है। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि हमें आवाज सुनाई कैसे देती है। अब हम साउंड के बारे में पढ़ चुके हैं कि साउंड क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, वेव्स क्या होती हैं, कितने टाइप की वेव्स होती है, और वो जो होती है उनमें कौन सा फिनोमेनन काम करता है, स्पीड क्या होती है, एम्पलीट्यूड, ये सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और जो साउंड होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है उसके बारे में भी हमने पता कर लिया है कि हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उसी से साउंड प्रोड्यूस होती है। और जो एक मेल होता है उसकी साउंड किसी और तरीके की, और फीमेल की साउंड अलग टाइप की होती है, उसके बारे में भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम बात करते हैं हमारे ईयर के बारे में, जहां से हम साउंड को सुनते हैं, साउंड एनर्जी को हम सुन पाते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन किस टाइप का मिल सकता है यहाँ से, या तो आपको ईयर का एक डायग्राम देके उसके बारे में कुछ एक जो है लेबलिंग आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन इसके बहुत कम चांस है कि आपको डायग्राम दिया जाएगा। मैक्सिमम आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ईयर के बारे में कि ईयर के कितने पार्ट होते हैं। तो ईयर के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर होता है। जो आउटर ईयर होता है उसको जो होता है पीना भी बोला जाता है। अब जो आउटर ईयर का ये वाला पार्ट है
इसका काम होता है साउंड को कलेक्ट करना और एम्पलीफाई करना, यानी कि जो हमारे कानों तक साउंड एनर्जी आ रही है उसको इकट्ठा करना और उसको एम्पलीफाई करना। ठीक है, उसके बाद ये जो साउंड यहाँ आ रही है वो एम्पलीफाई होने के बाद इस ईयर कैनाल से होती हुई यहाँ इस ईयर ड्रम तक आती है, वही ईयर ड्रम जो हमें सुनने में हेल्प करता है। अभी हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है और वही वाइब्रेशंस हमारे कान में जाने के बाद इस ईयर ड्रम से टकराती हैं और वो जो ईयर ड्रम होता है उन वाइब्रेशंस को फील करता है और वही जो वाइब्रेशंस होती हैं फिर यहां से फंक्शनिंग होने के बाद हमारे इनर ईयर तक पहुंचती है, यानी कि ये जो हमारा आउटर ईयर है और इसको ईयर कैनाल बोला जाता है, ये हमारा ईयर ड्रम होता है जो वाइब्रेशंस को फील करता है, जो खुद वाइब्रेट करता है। और उसके बाद मिडल ईयर में ये 3 बोन्स होते हैं जो हैमर, एनविल और स्टिरअप होते हैं, उस वाइब्रेशन को और ज्यादा एम्पलीफाई करती हैं और फिर इनर ईयर जो होता है उन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में ब्रेन तक भेज देता है। ठीक है, तो मिडल ईयर में ये 3 मेन बोन्स होते हैं जिनके नेम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इनर ईयर क्या करता है, उन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में क्या करता है, चेंज कर देता है और फिर उस साउंड को या वॉइस को इंटरप्रेट करता है। तो यहां से कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि ईयर में जो होती है मेन बोन्स कौन सी होती हैं, या फिर ईयर के कितने पार्ट्स होते हैं, ईयर का कौन सा पार्ट जो होता है वो एम्पलीफाई करता है, ईयर ड्रम का क्या काम होता है, उसका काम होता है वाइब्रेट करना। ठीक है, इसके अलावा यहां से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो अब हमने वेव के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में पढ़ लिया है। अब आपको यहाँ पर 3 मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स और देखने को मिलेंगे और वो है लाउडनेस, पिच और क्वालिटी या फिर टिम्बर। अब ये लाउडनेस क्या होता है, कौन सी आवाज कितनी ऊंची है, और जो ऊंची आवाज होती है वो किस टाइप से होती है, कि कैसी आवाज वो प्रोड्यूस होती है। जैसे एक हाथी के चिंघाड़ने की आवाज और एक मच्छर के भिनभिनाने की आवाज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब जो हाथी के चिंघाड़ने की आवाज वो बहुत लाउड होती है और जो जितनी लाउडनेस होती है उस साउंड वेव का उतना ही ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है, और जितनी ही वो इतनी भिनभिनाहट वाली आवाज होती है उसकी पिच उतनी ही हाई होती है, और जो जितनी हाई पिच होगी तो उस वॉइस में, उस साउंड में क्या होगा, उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होती है, जो भी साउंड वेव है उसके एम्पलीट्यूड, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाउड आवाज होती है। और जो पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है, यानी जितनी तीखी आवाज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होती है और उसकी पिच उतनी ज्यादा होती है। जैसे मेल वॉइस बहुत ज्यादा ऊंची होती है तो उसमें लाउडनेस ज्यादा होती है तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। वहीं पे एक बच्चे की आवाज और एक फीमेल की वॉइस की पिच ज्यादा होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। जो लाउडनेस होती है वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, लाउडनेस फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है, और इसी से पता लगता है कि जो आवाज है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। जैसे अभी बताया कि जो मेल वॉइस होती है उसकी लाउडनेस ज्यादा होती है, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ये एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो पिच चेंज होती है, और इससे पता लगता है कि कितनी तीखी यानी कितनी श्रिल आवाज है। और यहां से आपको पता लग जाएगा इस वेव को देखने के बाद, जैसे ये जो वेव यहां से ये वाला पार्ट है ये लो पिच की है, यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन इस पार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हाई पिच है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है पिच किसके ऊपर डिपेंड करती है, लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल और फीमेल वॉइस में क्या डिफरेंस होता है। या फिर आपको जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एलिफेंट और मॉस्किटो वाला जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था क्या एक सिंगर कांच की खिड़कियों को तोड़ सकता है, तो बिल्कुल वो तोड़ सकता है अगर वो सिंगर अपनी आवाज को उस कांच की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर दे, तो वो कांच के जो शीशे हैं वो उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे और टूट सकते हैं। तो अब यहाँ पर लाउडनेस और पिच को और ज्यादा क्लियरली समझाया गया है कि जब भी एक ड्रम वाइब्रेट होता है
तो अगर मान लीजिए उस ड्रम को आप कम एनर्जी के साथ बजा रहे हैं तो उसकी लाउडनेस कम होती है, लेकिन जब आप उसको ज्यादा एनर्जी के साथ बजाएंगे तो वो दूर तक सुनाई देता है, यानी कि इसकी लाउडनेस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब जो लाउडनेस है वो अब याद कर सकते हैं कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, यानी कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। ठीक है, और जो जितनी ज्यादा लाउडनेस होगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन वहीं पे जो विसल है, अगर आप विसल को ज्यादा एनर्जी के साथ बजाओगे तो वहां पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज नहीं होगा, वहां पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि पिच इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ जो नॉर्मल एग्जांपल्स होते हैं हमारी डेली लाइफ के, कुछ इस तरीके से रिलेटेड होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ऊंची आवाज है तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस ज्यादा हो जाती है, कुछ तीखी आवाज है तो पिच है और उसमें क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो लाउडनेस जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड, यानी कि जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल कर देते हैं तो लाउडनेस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये फैक्टर आपको याद रखना है, यहां से इन चीजों को आपको याद रखना है। अब जो लाउडनेस होती है उसको डेसिबल्स में मेजर किया जाता है, जैसे हर एक क्वांटिटी को मेजर करने की यूनिट्स होती हैं, तो लाउडनेस को मेजर करने के लिए डेसिबल्स का यूज किया जाता है। जैसे अगर आप नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहे हो तो वो उसमें कितनी लाउडनेस होती है, 10 डेसिबल्स होती है। अगर आप बिल्कुल बहुत आराम से एक दूसरे से बातें कर रहे हो तो वो 30 डेसिबल्स का शोर होता है या फिर आवाज होती है। नॉर्मली आप बात कर रहे हो तो 60 डेसिबल्स होता है, और बहुत ज्यादा जहां पे ट्रैफिक होता है और वो जो आवाज होती है 70 डेसिबल्स की होती है, और किसी भी फैक्ट्री से आने वाली आवाज 80 डेसिबल्स की होती है। और अगर कोई भी सिंगर अपनी आवाज को 100 डेसिबल्स तक कर ले तो कांच को तोड़ सकता है। अब हम लाउडनेस, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर चुके हैं। आवाज होती है, जो साउंड एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, और हम ह्यूमन बींग्स हर टाइप की आवाज को नहीं सुन सकते हैं। तो जितने भी साउंड्स होती हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर वो जो 3 कैटेगरीज है या फिर जो 3 प्रकार की वेव्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है इंफ्रासोनिक वेव्स, एक होती है ऑडिबल रेंज, और एक होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब हम ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवाज को या साउंड वेव्स को ही सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की जो वेव्स होती हैं उनको इंफ्रासोनिक वेव्स बोला जाता है, जो हम नहीं सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो साउंड वेव्स होती हैं उनको अल्ट्रासोनिक वेव्स बोला जाता है। और ये भी हम इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक दोनों ही वेव्स को हम नहीं सुन सकते हैं, हम सिर्फ ऑडिबल रेंज यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को सुन सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, और नेक्स्ट टाइम भी आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है सोनार के बारे में। सोनार क्या होता है? सोनार की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। अब ये जो सोनार होता है इसमें किस टाइप की साउंड वेव्स होती हैं? तो सोनार अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की वेव्स यहाँ पे होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। और ये किस प्रकार से काम करता है? ये साउंड की रिफ्लेक्शन पे काम करता है। अब जो साउंड होती है, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है ऐसे ही साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है। जैसे अभी मैं बात कर रही हूं तो जो साउंड है वो सामने रखे हुए ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस आ जाएगी, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोला जाता है, और इसी फिनोमिनन पे सोनार काम करता है। और ये जो सोनार होता है इसको कहां पे यूज किया जाता है? इन शिप्स में यूज किया जाता है, ताकि आगे पड़े हुए जो भी बर्फ की चट्टानें या फिर ऐसी चट्टानें जो पानी में डूबी हुई हैं और आइसबर्ग्स और सबमरीन्स को डिटेक्ट किया जाता है इस सोनार के द्वारा। अगर कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा की स्पीड पे ट्रेवल करता है तो उसको सुपरसोनिक स्पीड बोला जाता है। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एयर में साउंड की स्पीड क्या होती है, तो वो होती है 344 मीटर पर सेकेंड।
अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की इससे ज्यादा स्पीड है तो उसको सुपरसोनिक स्पीड बोला जाता है। और जो हमारे फाइटर जेट्स होते हैं वो सुपरसोनिक स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं, जिसको सोनिक बूम बोला जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एयर में जो साउंड ऑफ स्पीड होती है वो कितनी होती है, वो हमने अभी भी बात की है। और जो सॉलिड्स होते हैं उनमें भी अलग अलग तरीके की स्पीड होती है। और वैक्यूम में कितनी स्पीड होती है साउंड की? जीरो। वो जीरो होती है क्योंकि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल कर ही नहीं सकती है। तो अब हम बात कर रहे थे कि जो साउंड होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि किसी ऑब्स्टेकल से, किसी आगे रखी हुई चीज से टकरा के वापस आ जाती है। और इसी टाइप का जो फिनोमेनन होता है, ये जो फिनोमेनन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स है, इसको यूज किया जाता है स्टेथोस्कोप पे। जो डॉक्टर्स आपकी हार्ट बीट को सुनने के लिए यूज करते हैं, उसमें क्या फिनोमेनन यूज होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यूज होता है। ये क्वेश्चन आया है, आगे भी आएगा। और इसी टाइप का जो फिनोमेनन है वो जो ऑडिटोरियम्स होते हैं या कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं, उनको डिजाइन करने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इको के बारे में। अभी इको क्या होता है? एक ऐसा फिनोमेनन होता है जिसमें साउंड वेव्स आगे रखे हुए किसी बहुत बड़े ऑब्स्टेकल से टकरा के और फिर वापस आ जाती हैं उस सुनने वाले तक। जैसे पहाड़ों में होता है, पहाड़ों में जब आप चिल्लाएंगे यानी कोई आवाज देंगे तो वो आवाज लौट के आपके पास आ जाती है, और इसी रिपीटिशन को इको बोला जाता है। इको को प्रोड्यूस करने के लिए 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्जर्वर और ऑब्स्टेकल के बीच में। तो यहां से कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास हो सकते हैं। और ये जो इको होती है ये आपको किसी भी खाली पड़े कमरे में और किसी हॉल में सुनाई देती है। नेक्स्ट आपसे अल्ट्रासाउंड के बारे में पूछा जा सकता है। अभी अल्ट्रासाउंड क्या होती है? ऐसे साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उनको अल्ट्रासाउंड्स बोला जाता है, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स वो होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स होती हैं उनको अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। और ऐसी साउंड्स हम ह्यूमन बीइंग्स नहीं सुन सकते हैं और ना ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स होते हैं जो इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे चमगादड़ होते हैं, वो चमगादड़ अपने शिकार को ढूंढने के लिए, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो अपने शिकार को ढूंढने के लिए वो इको का यूज करते हैं। और इको को यूज करने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 17.2 मीटर होना चाहिए। और जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वो अल्ट्रासाउंड यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। और जब उसके शिकार से वो टकरा के उसके पास वेव्स आती हैं तो वो डिस्टेंस का पता कर लेते हैं और अपना शिकार कर लेते हैं। ऐसे जो डॉल्फिन्स होती हैं वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड होता है इसको यूज किया जाता है मेडिकल फील्ड में। मदर के वोम में जो बच्चा होता है यानी कि जो फिटस होता है उसकी हेल्थ को पता करने के लिए इन्हीं अल्ट्रासाउंड को यूज किया जाता है। और देखिए जो किडनी स्टोन्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए, और कुछ ऐसे मटेरियल्स जिनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और उसके अंदर कोई खराबी आ जाती है, तो वहां पर इन अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज किया जाता है उन क्रैक्स को फाइंड आउट करने के लिए। और जो बहुत डेलिकेट मटेरियल्स होते हैं वहां पर भी इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज किया जाता है उनकी क्लीनिंग के लिए। और यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि जो बैट्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स इसको नहीं सुन सकते हैं। हम ह्यूमन बींग्स सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की वेव्स को सुन सकते हैं, यानी कि उसी को ऑडिबल रेंज बोला जाता है। 20 से कम को इंफ्रासोनिक और 20,000 से ज्यादा को अल्ट्रासोनिक वेव्स बोला जाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि म्यूजिक और नॉइस है तो दोनों ही साउंड, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दरअसल जो म्यूजिक हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है तो वो म्यूजिक क्या होता है? रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशंस से बना होता है। वही भी जो नॉइस होता है वो इरेगुलर और नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस से बना होता है जो कि हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ से कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ हो और इसके टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।